मैं राघवेंद्र यादव क्लास 12th में सब्जेक्ट फिजिक्स के अंतर्गत पहले पाठ यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ। इसमें पिछले वीडियो में हम लोग 1.10 तक हल कर लिए थे। आज हम लोग 1.11 से शुरू करेंगे हल करना। तो 1.11 कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। अब इसमें दो न्यूमेरिकल दे दिया गया है, ए और बी करके। ए कह रहा है स्थानांतरित ब्रैकेट में किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। और बी कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, यानी इसमें पूछ रहा है संहति का मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, यह पूछ रहा है। तो हम लोग यह निकालेंगे कि यहाँ ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है और दूसरा ऊन से पॉलीथीन में कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हो रहा है। तो पहले ए को हल किया जाएगा। Q का मान दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। Q = Ne, यह फार्मूला होता ही है। तो N = Q/E। Q की जो वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻⁷ और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो N की वैल्यू आएगी वह आएगी N = 1.875 × 10⁻12। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। तो स्थानांतरित द्रव्यमान का मान निकालेंगे तो M = N यानी यह संख्या और इंटू ME यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि आप जानते हैं 9.1 × 10⁻31 होता है। तो M = 1.875 × 10⁻12 × 9.1 × 10⁻31। इसको जब हल करेंगे तो M की जो वैल्यू आएगी M = 1.71 × 10⁻18 kg, इतना आएगा, यानी 1.11 सॉल्व हो गया। अब हम लोग 1.12 का ए और बी है इसमें, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लीजिए पूछ क्या रहा है इसमें। दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, यानी F का मान निकालना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य हैं, यह शर्त दी हुई है, यानी F का मान निकालना है। B कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो पहले A को हल करेंगे फिर B को। F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे Q1 Q2 और R का। तो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वह होती है 9 × 10⁹। यहाँ प्रत्येक आवेश का मान दिया हुआ है 6.5 × 10⁻⁷, और जब प्रत्येक आवेश है तो Q2 की जगह भी वही मान रख देंगे। जो दूरी है यानी जो दूरी दिया हुआ है दोनों गोलों के बीच की वह है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.50, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। जो F की वैल्यू आएगी वह आएगी 1.52 × 10⁻² न्यूटन। अब यह कह रहा है बी में कि अगर पहले आवेश को 2 गुना और दूसरे आवेश को भी 2 गुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो F का मान निकालना है, यानी द्रव्यमान यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ F' का मान यानी बल का मान निकालना है। लेकिन एक शर्त है, दोनों आवेशों को 2 गुना और उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए।
तो एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डैश Q2 डैश अपान R डैश स्क्वायर। अब यहाँ मान रखेंगे, Q1 डैश का मान 2Q1, Q2 डैश का मान 2Q2 और R डैश का मान R/2 यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो एफ डैश इज इक्वल टू 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यह जो आप मान देख रहे हैं यह एफ का मान है, देख लीजिए यहाँ यह एफ का मान है। एफ यहाँ रखेंगे और जो एफ की वैल्यू आई है 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, उसको यहाँ रखेंगे। तो एफ डैश इक्वल टू 16 इंटू 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो एफ डैश की जो वैल्यू आएगी वह आएगी एफ डैश इज इक्वल टू 0.243 न्यूटन, जिसमें हम लोग 1.13 से आज न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहता है 1.13 न्यूमेरिकल। मान लीजिए अभ्यास 1.12 यानी पिछले न्यूमेरिकल में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित तीसरा जो गोला है वह अनावेशित है। पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल निकालना है। एफ का मान कितना होगा, यानी जो गोला है तीसरा वह पहले गोले के साथ फिर दूसरे गोले के साथ संपर्क में लाया जाता है, फिर इनको हटा लिया जाता है। तो अब प्रतिकर्षण बल का मान निकालना है। तो यहाँ पिछले वीडियो में आप देखे थे कि Q1 Q2 का जो मान था वह 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम था। तो Q3 का मान यहाँ 0 यानी अनावेशित गोला है। Q1 डैश का अगर मान निकालें तो Q1 को लेंगे और Q3 को ले लेंगे और इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे इसका, यानी औसत निकालेंगे। तो Q1 डैश इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁷। Q3 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 0/2 कर देंगे। तो Q1 डैश का जो मान आ रहा है वह है 3.25 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। अब फिर Q2 डैश का मान निकालना है। तो जो Q2 का मान है यहाँ उसको और Q1 डैश का जो मान आ रहा है इन दोनों को जोड़ करके और इसका आधा कर देंगे। तो Q2 डैश इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁷ प्लस Q1 डैश की वैल्यू जितनी आई है 3.25 इंटू 10⁻⁷/2 कर देंगे। Q2 डैश की जो वैल्यू आ रही है वह है 4.875 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। अब Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डैश Q2 डैश अपान R स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और Q1 डैश की वैल्यू 3.25 इंटू 10⁻⁷। Q2 डैश की वैल्यू 4.875 इंटू 10⁻⁷। और यहाँ R की वैल्यू है 0.50 मीटर में है, सेंटीमीटर में 50 था तो इसको बदल दिया है मीटर में, तो आया 0.50 और यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर कर देंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो F की जो वैल्यू आती है वह आती है 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यह 1.13 हो गया। अब हम लोग 1.14 को देखेंगे, इसमें यह क्या कह रहा है। तो 1.14 कह रहा है कि चित्र में, यहाँ एक चित्र बना हुआ है, चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इसमें से किस कण का आवेश संगत अनुपात यानी Q/m अधिकतम है। तो आइए सबसे पहले यहाँ 1 और 2 को आप देख रहे हैं, यह धनावेशित की तरफ जा रही है, इसलिए यह दोनों चिन्ह क्या होंगे, यह दोनों ऋणात्मक होंगे। और यह जो तीसरा है वह ऋणावेशित की तरफ जा रहा है, इसलिए यह धनात्मक होगा। तो अब इसको देखते हैं कि किसका Q/m अधिकतम होगा। तो y = UT +
हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये प्रारंभिक वेग शून्य मानेंगे, तो y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ए की जगह एफ बाई एम लिख सकते हैं, क्योंकि एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो ए की जगह एफ बाई एम, और एफ जो मान होता है वह क्यू इंटू ई के बराबर होता है, तो y इक्वल टू 1/2 क्यू ई अपान एम टी स्क्वायर। अब क्यू बाई एम को एक जगह रख लेंगे, ई टी स्क्वायर को एक जगह, और यहाँ हाफ है, तो y प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम। तो अब जिसका विस्थापन अधिक होगा उसका क्यू बाई एम अधिक होगा। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं 1 और 2 की तुलना में जो 3 है उसका विस्थापन अधिक है, इसलिए तीसरे के लिए क्यू बाई एम का मान अधिकतम होगा। जिसमें हम लोग आज 1.15 से न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे, जिसमें दो खंड है ए और बी। तो 1.15 देखते हैं क्या कह रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I, यह मान दिया है न्यूटन प्रति कूलम। E का मान इतना दिया हुआ है, पर विचार कीजिए। ए में दिया है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है, यानी YZ तल के समांतर है, इसलिए जो ए का मान आएगा वह I के टर्म में आएगा। देखिए यहाँ I लिखा हुआ है, के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स, यानी फाई का मान पूछ रहा है, ई और ए का मान दे दिया है, फाई का मान पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जो थीटा का मान है वह 60 डिग्री है, तब फाई ई का मान पूछ रहा है। तो ई की जो वैल्यू है वह 3 इंटू 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम है। ए का मान निकालने के लिए एक भुजा का मान 0.10 मीटर दिया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 10⁻² वर्ग मीटर। ए की वैल्यू जो होगी वह होगी YZ तल के समांतर है, इसलिए ए इज इक्वल टू 10⁻², और यहाँ YZ तल के समांतर होने के कारण यहाँ I लिखेंगे, I और यहाँ मीटर स्क्वायर। तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, और यहाँ फाई ई इज इक्वल टू ई और ए का मान रख दिए 3 इंटू 10⁻³ I इंटू 10⁻² I। अब I डॉट I कितना होता है, 1 होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े हैं। तो फाई ई की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना आ जाएगा। अब हम निकालेंगे थीटा का मान 60 डिग्री रख करके। तो अभी आप देख रहे हैं ई का जो मान आया है, यानी ई इंटू ए या ई डॉट ए की जो वैल्यू आई है वह आई है 30, यानी 30 आई है, और यहाँ का 60 की वैल्यू 1/2 वही मान यहाँ रख दिया गया है, तो यही वैल्यू आएगी। तो इसको जब हल करेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इतना आएगा। और 1.16 इसी तरह से है, जिसको आप लोग लगाएंगे, वह होमवर्क है आप लोगों के लिए। अब 1.17 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, यानी फाई ई का मान दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ए मान दिया, इसमें भी ए और बी दिया गया है। ए कह रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यानी आवेश का मान पूछ रहा है। फिर कह रहा है बी वाले में यदि बॉक्स के भीतर पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। अब पूछ रहा है क्यों अथवा क्यों नहीं, यह पूछ रहा है। तो ए वाला लगाएंगे, फिर बी वाला। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, गाउस थ्योरम को आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन 0। अब यहाँ फाई ई की वैल्यू 8 इंटू 10⁻³ इतना दिया हुआ था। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सबको मालूम होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻²
12 होता है। जब इसको सरल करेंगे तो Q इक्वल टू 7.08 इंटू 10⁻⁸ कूलाम आएगा। अब कह रहा है अगर फाई ई यानी फ्लक्स का मान 0 हो तो क्या हो सकता है, तो इसका अर्थ है कि बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा। जिसमें 1.17 तक के न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में लगाए जा चुके हैं, आज 1.18 से शुरू किया जाएगा। तो आइए देखते हैं 1.18 क्या कह रहा है। एक चित्र बना हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। तो घन का फलक माना जा रहा है यहाँ। तो घन के फलक के लिए यहाँ देखेंगे आप कि घन में कितने फलक होते हैं, तो घन में 6 फलक होते हैं। इसलिए फाई ई की जो वैल्यू निकालना है वह जो सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। लेकिन यहाँ 6 फलक है और पूछ रहा है एक फलक से गुजरने वाले फाई ई का मान निकालना है, तो 1/6 Q अपान एप्सिलॉन 0 कर देंगे। फाई ई इज इक्वल टू 1/6 इंटू अब 10 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि यहाँ Q का मान कितना दिया है 10 माइक्रोकूलाम, और 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होता है, अपान एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। इसको हल करेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आएगा। अब 1.19 को देखते हैं कि यह क्या कह रहा है। तो 1.19 में है 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कह रहा है, यहाँ किसी एक से नहीं गुजरने वाले पूरे पृष्ठ से पूछ रहा है, इसलिए यहाँ 1/6 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको देखेंगे फाई ई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। Q की जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁶, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो अपान 8.85 इंटू 10⁻12। फाई ई की जो वैल्यू आएगी फाई ई इज इक्वल टू 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आएगा। तो अब 1.20 को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। अब इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, ए और बी। तो ए में कह रहा है यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और बी कह रहा है बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी Q का मान निकालना है बी वाले में। और यहाँ ए वाले में कह रहा है कि यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स पर त्रिज्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए फाई ई की वैल्यू वही हो जाएगी -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब Q का मान पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल टू फाई ई एप्सिलॉन 0। अब Q इज इक्वल टू -1/1 इंटू 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हल करेंगे। Q इक्वल टू -8.85 इंटू 10⁻9 कूलाम, इतना आएगा Q का मान। अब 1.21 को देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। तो 1.21 में कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, यानी Q का मान निकालना है। तो जब Q अंतर्मुखी है
नेट आवेश अंतर्मुखी है तो यह तो ऋणात्मक होगा, तो Q का मान ऋणात्मक आएगा। लेकिन यहाँ सूत्र देखेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। E की जो वैल्यू है वह है 1.5 इंटू 10⁻³ और इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और इसी Q का मान निकालना है। Q को लिख देंगे अपान, अब त्रिज्या 20 सेंटीमीटर का रहा है तो 0.20 और यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर लिख देंगे। अब Q की जो वैल्यू आएगी पक्षांतर करने पर Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ और दूसरे ब्रैकेट में 0.20 का होल स्क्वायर अपान 9 इंटू 10⁹। जब इसको हल करेंगे तो Q की जो वैल्यू आएगी वह होगी Q इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल में आखिरी वीडियो होगा, तो आइए 1.22 से शुरू करते हैं जिसमें A और B दो पार्ट दिया गया है। तो 1.22 कह रहा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। अब गोले पर आवेश पूछ रहा है, ए है यह, ए में आवेश पूछ रहा है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। बी है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ जो R है त्रिज्या वह व्यास का आधा हो जाएगा, तो यहाँ 2.4 व्यास दिया हुआ है तो R का मान 1.2 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, यह सूत्र होता ही है। Q इज इक्वल टू, अब यह Q सिग्मा का मान दिया हुआ है 80 और माइक्रोकूलाम में है इसलिए 80 इंटू 10⁻⁶ और A के लिए 4πr² लिखते हैं, तो यहाँ मान रख देंगे 80 इंटू 10⁻⁶, 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14 और यहाँ R की वैल्यू 2.4 का आधा कर देंगे तो 1.2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी 1.45 इंटू 10⁻³ कूलाम। अब फाई E की जो वैल्यू निकालनी है वह होता है फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। Q की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं 1.45 इंटू 10⁻³ अपान ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो फाई E की जो वैल्यू आएगी फ्लक्स घनत्व की, नहीं फाई E की जो वैल्यू होगी वह होगी 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इतना आएगा फाई E का मान। अब देखिए 1.23 में क्या कह रहा है। 1.23 में कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व यानी लेमडा का मान पूछ रहा है, तो लेमडा का मान निकालना है तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लेमडा अपान R, यह सूत्र होता है। तो 2 लेमडा इक्वल टू 4πε0 R इंटू E। अब इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो लेमडा इक्वल टू 1/2 4πε0 RE और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। इसलिए यहाँ 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹ और यहाँ 1/2 है ही। R की वैल्यू 0.02 इंटू E की वैल्यू दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 9 इंटू 10⁴। तो लेमडा की जो वैल्यू होगी वह होगी 10⁻⁷ कूलाम प्रति मीटर। ऐसे ही 1.24 आप लोग लगाइएगा, वह होमवर्क है आप लोगों के लिए। इस तरह से पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल समाप्त होता है। धन्यवाद।